अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। नेशनल क्राइम एजेंसी का जो फ़ैसला आया है उससे एक नई बहस जो है उसका आगाज़ हो गया है। मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो ये समझती है कि शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना को वहाँ से क्लीन चिट मिल गई है, जबकि हुकूमत जो है वो ये समझती है कि सूरत हाल और हकीकत जो है उसका उस तरह इजहार नहीं किया गया है जिस तरीके से होना चाहिए था। इससे पहले कि इस पर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि जो मुशीर एहतसाब हैं शहजाद अकबर साहब, उन्होंने इस सूरत हाल के ऊपर क्या कहा है। ये जो एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर था, ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने सुलेमान शहबाज शरीफ और उनके लॉयर हैं जुल्फकार अहमद का एक जो अकाउंट, उसके ऊपर एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर लिया था बेस्ड अपॉन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। इस पूरे ऑर्डर के अंदर शहबाज शरीफ का नाम नहीं है, शहबाज शरीफ को किसी चीज में एक्विट नहीं किया गया है। शहबाज शरीफ सो मच सो लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चार्ज भी नहीं हुए थे, लेकिन इसके बावजूद एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का खत्म होने को ऐसे बनाकर पेश किया गया कि शहबाज शरीफ को बर्रियत हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग की केस के लंदन में। दूसरी चीज जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही है कि एसेट रिकवरी यूनिट या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने ये मुकदमा शुरू करवाया, ये भी सरासर गलत और मिस रिपोर्टिंग है। जब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हो गई तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान के इदारों से रब्ता किया और हमसे पूछा। उन्होंने हमसे 3-4 नाम शेयर किए। इनके मुतल्लक या इनकी बाबत पाकिस्तान में अगर कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है या कोई कन्विक्शन है तो आप बराए मेहरबानी हमसे शेयर करें। उसके जवाब में एक लेटर लिखा गया जो एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से लिखा गया, और वो लेटर लिखा गया तमाम मुतल्लिका इदारों से इंफॉर्मेशन लेने के बाद। ये लेटर आज मुस्लिम लीग नून वाले बड़ा शेयर भी कर रहे हैं कि देखिए जी ये सबूत है। उस लेटर का आप टाइटल तो पढ़ लें। उसके लेटर के टाइटल के ऊपर लिखा हुआ है योर क्वेरीज, यानी कि आपने जो मालूमात मांगी थी उनसे मुतल्लिका। अब उसके बाद ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नवाज़ का जवाब आना था। फिर एक सीनियर लीडरशिप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड किया शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, और एहसन इकबाल साहब भी तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने भी बात की। राना सनाउल्लाह साहब भी तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने भी बात की। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या जवाब दिया आपको सुनाते हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा था कि हमें जो पाकिस्तान की हुकूमत की एजेंसी ने बताया है उसके मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के दावे हैं उनके और जुर्म के दावे हैं। हज़ारों सफ़े अदालत के अंदर जमा है मुख्तलिफ तरीके के। नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो मुबैना शहादतें जो हमारी एजेंसी ने दी थी, जो हुकूमत पाकिस्तान ने दी थी, जो इमरान खान के मुशीरों ने दी थी, उसकी बुनियाद पर एक इन्वेस्टिगेशन की जो 20 महीने जारी रही। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मालूम हुआ कि कोई सबूत ना किसी जुर्म का ना किसी मनी लॉन्ड्रिंग का शहबाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली के खिलाफ मौजूद है। अब नाज़रीन, ये जो नेशनल क्राइम एजेंसी का फ़ैसला है ये यकीनन 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है, और ज़ाहिर है ये 2 सफ़ात जिस चीज़ का इजहार करते हैं उसमें यकीनन शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं है, और उसमें जो बात कही गई है वो सिर्फ़ इतनी कही गई है कि सलमान शहबाज जो हैं उनके अकाउंट को डीफ्रीज़ जो है वो किया जा रहा है। अब इस सूरत हाल के ऊपर जो है ये जो इस नई बहस ने जन्म लिया है, ज़ाहिर है उसके ऊपर आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने भी बात की है। काबीना का इजलास था और काबीना के इजलास के बाद उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लंदन में नहीं है, पाकिस्तान में चल रहा है, और अगर 6 महीने तक ये मामला चला मेरिट के ऊपर तो फिर 25 साल तक सज़ा हो सकती है शहबाज शरीफ साहब को। ये सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद खान साहब, साबिक़ सदर है सुप्रीम कोर्ट बार के। हमारे साथ मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। इसमें हामिद खान साहब ये फरमाइएगा कि आप अपनी ज़रा एक कानूनी राय दीजिए कि ये जो 2 सफ़े का फ़ैसला है नेशनल क्राइम एजेंसी का, जिस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज़ इसको समझी है वो दुरुस्त है, या हुकूमत जो है वो जिस एंगल से इसको देख रही है वो दुरुस्त है?
देखिए तो डिटेल्स तो ही पता चलेगा, लेकिन बहरहाल इस वक्त तो उन्हें एक किस्म का रिलीज कर दिया है। एक एजेंसी ने उनके बारे में ये कह दिया है का केस नहीं इनके खिलाफ। निहाल हाशमी साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो 2 सफ़े का नेशनल क्राइम एजेंसी का फ़ैसला है, ये इसको आप भी देख लें, पढ़ लें, नज़र से गुज़रा होगा। इसमें ना मनी लॉन्ड्रिंग का तज़किरा है, ना किसी और चीज़ का तज़किरा है। इसमें सिर्फ सलमान शहबाज साहब का नाम है और उनके जो 2 अकाउंट्स हैं उसको डीफ्रीज़ करने का मामला है। तो ये जो बात आ रही है कि शहबाज शरीफ, उनके पूरे अहल खाना जो हैं, उनको मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया है, वो यहाँ से कैसे अख्ज़ की जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इससे पहले डेविड रो साहब एक सहाफ़ी हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा था। उसमें भी लंदन के एक कोर्ट ने फर्स्ट काउंट में ये पाया कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उनके खिलाफ उन्होंने वर्डिक्ट दिया। इसी तरह से इस 2 सफ़ा में सलमान शहबाज की, जब मैं एज ए वकील ये समझता हूँ, हामिद खान साहब ज़्यादा बेहतर इसमें इंटरप्रिटेशन करेंगे, कि जब किसी को मुलजिम समझा जाता है तो उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं, और जैसे ही जो उनके जो इंसाफ का इदारा है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, हमारे तरह की नहीं है कि अंडर प्रेशर या अंडर दबाव आके काम करती है। वो जब उसको समझती है कि नहीं जी ये बंदा इनोसेंट है, ये केस फेक है, तो फौरी तौर पे डिफ्रीज कर देती है उस अकाउंट को और उस आदमी को क्लीन चिट दे देती है। तो और फिर वो रिपोर्ट जमा होता है जो वहाँ के कंसर्न मजिस्ट्रेट हैं या जो कंसर्न कोर्ट है, और वो उसको सर्टिफिकेशन दे देती है कि ठीक है जी, आप इसको बरी जमा करें, इसको एक्यूटल कह लें या नॉट फाउंड गिल्टी कह लें या इनको इनोसेंट कह लें। तो यही इस केस में हुआ। इसमें देखिए कंटेंशन क्या है। कंटेंशन ये है कि जो इल्ज़ामात लगा रहे थे पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, एसेट रिकवरी यूनिट के जनाब शहजाद अकबर साहब 12 वहाँ पे जाते थे, नाम देते थे, एम्बेसी में बैठते थे, सहाफ़ियों को बुलाते थे, सहाफ़ियों को बताते थे अब ये हो गया वो हो गया। तो इनका अगर आपने आनिया जानिया देखें तो क्या ये वहाँ पे शॉपिंग करने जाते थे? क्या ये वहाँ पे हनीमून करने जा रहे थे? क्या वहाँ पे वो कोई फॉरेन डेलीगेशन पाकिस्तान के एक्सचेकर के पैसे थे? मुझे निहाल हाशमी साहब एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा निसार खोड़र साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है कि ये आपका मामला नहीं है, ये जो सूरत हाल है, लेकिन आप ये समझते हैं कि हुकूमत जो मौक़िफ़ दे रही है उसमें कोई जान है? सर मैं क्या कहूँ आपको, देखिए बरतानिया में हर एक आज़ाद शहरी है, और अगर सलमान शहबाज की बात कर रहे हैं आप, तो वो पता नहीं कितने सालों से वहाँ बिजनेस कर रहा है, वहाँ बैठा हुआ है। तो किसी को वो क्यों छेड़ेंगे जब तक कोई किसी की शिकायत नहीं करेगा। और अब तो वो एक ख़त भी सामने आ गया है कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने 2019 में लिखा उनको, और उसमें शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज का नाम मौजूद है। तो ये वफाकी वज़रा सारी अपनी जान बचाने के लिए, वो जान बच नहीं सकती, जाहिर है उन्होंने किया है, उसमें टाइम लगा है, और अगर किसी ने उसके अकाउंट को डीफ्रीज कर दिया है तो चलो डीफ्रीज हुआ है। इंग्लैंड के कोर्टों में आपकी इंटरफेरेंस तो चलेगी नहीं, फैसला करने का अख्तियार उनको है, शिकायत करने का अख्तियार आपको है। आपने अगर शिकायत कर भी ली है तो क्या बड़ी बात हो गई, आप तो पता नहीं क्या क्या कुछ कहते रहते हैं अखबारों में मुखालफों के लिए। ठीक है। अच्छा, मैं तो नहीं समझता कि वफाकी वजीरों के बयान पर कोई इतनी तवज्जो देनी चाहिए। हो गया उनका अकाउंट डीफ्रीज तो हो गया है। ठीक है।
अच्छा, अब निहाल हाशमी साहब ये फरमाइएगा कि ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं कि जी वो गे आए, सब कुछ हुआ, लेकिन आप चूंकि वकील भी हैं, इस 2 सफ़े के लेटर को पढ़ के अब आप भी तो ये दावा नहीं कर सकते कि शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिल गई है, शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कोई मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात हुई थी या बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हुई थी। असल तो वो यहाँ पे चल रहा है, इसके ऊपर ये बात तो नहीं कही जा सकती। नदीम साहब, आपने वो जो सवाल किया बड़ा माने खेज जो मानी है। देखिए, यहाँ पर भी जब शहबाज साहब नैब के तहत जेल में थे, कमोबेश 20-21 महीना जेल में रहे, तकरीबन 2 साल का अरसा रहा। जब उनको जमानत दी गई तो उसमें जो रीजंस लिखे गए हमारे डिवीजन बेंच लाहौर हाई कोर्ट के जानिब से, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर क्रिस्टल लिखा कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। 20 महीना से ये, हालांकि जो नैब लॉ है उसके मुताबिक तो 1 महीने के अंदर सारा एविडेंस आके जजमेंट आ जाना चाहिए, 21 महीना दिया गया। 21 महीने में कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं आया, कोई एविडेंस नहीं लाया, कोई रिकॉर्ड नहीं हो सका, 1 सिंगल एयोटा ऑफ ए सिंगल पेनी। तो फिर कोर्ट कहती है कि हम किसी आदमी के आज़ादी को, फ्रीडम को कैसे रख सकते हैं। तो उन्होंने इस बुनियाद पे उनकी जमानत दी। 2 साल में तो केस में अगर प्रॉपरली चला जाए, जो आज़ाद रियासतें हैं, आज़ाद मुमलिकत है, जहाँ पे कोर्टों पे दबाव या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे दबाव नहीं होता है, तो वहां पर तो सुप्रीम कोर्ट तक 21 महीने में केस फाइनल होकर आ चुका होता है। और आपको मालूम होगा कि यहाँ पे जिस तरह से FIA के साबिक DG जनाब बशीर मेमन साहब ने जो कुछ टेलीविजन पे आके कहा कि कितना उनके ऊपर प्रेशर था, किस तरह से उनको बुलाया गया, कहा गया कि इनके पे केस बनाया जाए। तो यहाँ पर भी जो केसेस, देखिए केस इल्जाम लगाना, आप मुझ पे, मैं आप पे लगा सकता हूँ 5 मिलियन या 50 मिलियन। मैं निहाल हाशमी साहब आता हूँ। अच्छा, इसमें हामिद खान साहब ये फरमाइएगा कि अब ये जो बयानबाजी है या सारा सिलसिला है, इसके अंदर फिर कैजुअल्टी आप समझते हैं एहतसाब की हो रही है? जाहिर है अगर उन लोगों के बारे में है जिनके बारे में एहतसाब हो रहा है, अगर कोई फॉरेन एजेंसी रिपोर्ट उनके हक में है तो उनकी हद तक तो अफेक्ट होगा। लेकिन हामिद खान साहब, सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ सलमान शहबाज का अगर नाम है तो उसको लेकर शहबाज शरीफ साहब के साथ कैसे लिंक किया जा सकता है? देखिए, हर शख्स का अलग अलग होता है। अब मैं एग्जैक्टली रिपोर्ट का मुझे नहीं पता है डिटेल में कि बाप और बेटे दोनों के बारे में अलग अलग रिपोर्ट है कि उन दोनों के बारे में एक अच्छी रिपोर्ट है, वो तो देखना पड़ेगा। नहीं हामिद खान साहब, ऑर्डर तो एक ही है और 2 सफ़े का ऑर्डर है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि सलमान शहबाज साहब के अकाउंट्स डी फ्रीज कर दिए जाएं, दैट्स इट। हाँ, वो इसलिए कर दिए कि वो जो एलिगेशन उन पर थी वो उन्होंने देखा है कि बज़ाहिर प्राइमा फेसी हम कहते हैं वो उसमें जान नहीं है, इसलिए उन्होंने डी फ्रीज कर दिए। क्योंकि किसी के अकाउंट फ्रीज करना जो है वो ज्यादती होती है, उसके लिए मुश्किलात पड़ती हैं। तो उन्होंने बज़ाहिर सारे मामला को देखने के बाद ये फैसला किया है कि इनके अकाउंट फ्रीज रखने का कोई जवाब नहीं। अच्छा, इसमें निसार खोड़ा साहब, मुझे ज़रा अब आगे बढ़ना है। आज वफाकी काबीना का इजलास था, हुकूमत एडमेंट दिखाई दे रही है मुश्तरका इजलास बुलाने पर। हुकूमत तुली हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक, ये बिल मंजूर करवाए जाएं। आपको क्या लगता है कि मामला अब आगे बढ़ रहा है इस पे? सर माफ़ कीजिएगा, बात यह है कि हमें दुनिया से सबक सीखने का पता नहीं क्यों शौक नहीं है। ये EVM पहले हुआ था नॉर्वे में। नॉर्वे की रिजल्ट यकलख्त पता नहीं क्या आ गई, वो रिजल्ट कैंसिल करना पड़ा था। उन्होंने EVM से हाथ उठा लिया। साथ ही साथ 2 और मुल्क थे, उन्होंने भी हाथ उठा लिया। ये फिनलैंड ने भी हाथ उठा लिया। आपको अमेरिका का भी पता है कि वहाँ क्या हुआ था अल गोर के ज़माने में। हमें देखें ना, हम कोई रास्ता बंद तो नहीं कर रहे हैं। हमने तो यहाँ तक भी एग्री किया ना कि पार्लिमानी कमेटी बिठाते हैं, पार्लिमानी कमेटी, उसके लिए रजामंदी दिखा दी। चलो पीपल्स पार्टी ने दिखा दी, PMLN ने दिखा दी।
अब वो जो असेंबली में पहले कानून पेश करके और पास करा देते हैं तो फिर तो बात जिद की आ जाती है ना, और जिद की बात पे एक रिस्की मामले पर कंसेंसस कैसे बनेगा? एक रिस्की मामला है, रिस्की। हमने 8 इलेक्शन गुजारे हैं बगैर ईवीएम के, और पाकिस्तान की जमहूरियत फिर भी चलती रही है। आरटीएस का सिस्टम इलेक्शन कमीशन का फेल हुआ, छोटा सा है सिस्टम आरटीएस, वो इलेक्शन कमीशन कामयाब नहीं करा सकी। हम तो 8 इलेक्शन भुगत रहे हैं ना, भुगत रहे हैं। निसार खोड़ से मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूं। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा निसार खोड़ो साहब, जो आप बात कर रहे थे उसमें एक ये भी अब आ जाता है कि हुकूमत अगर ये चाहती है, उन्होंने कहा जी 20 ईवीएम मशीनें हम बाहर से मंगवा रहे हैं, और अपोजिशन जो है उसके साथ हम चाहते हैं कि मानी खेज़ मुज़ाकरात हों, ना तो ये कि वो कोई डिले के हरबे इस्तेमाल करें और ना ही गैर संजीदगी का मुजाहरा जो है वो करें। उसी और अगर नहीं होता तो फिर हम मुश्तरका इजलास बुलाएंगे और उसके अंदर ये मामला हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो फिर ये करने की क्या जरूरत थी? स्पीकर को बीच में पढ़ने की क्या जरूरत थी? स्पीकर ने अपोजिशन की पार्टियों को क्यों बुलाया? अपोजिशन पार्टियों से रिक्वेस्ट क्यों कि पार्लियामानी कमेटी में राजी हो जाए? फिर दूसरे दिन नेशनल असेंबली में दूसरा मौक़िफ़ क्यों उठा दिया? इसका मतलब तो सिर्फ यही है कि झगड़ा चाहते हैं, हम इनकार करते रहें, वो इकरार करते रहें, और इलेक्शन कमीशन लाताल्लुक सा बना हुआ बैठा है। इलेक्शन कमीशन भी अपना फुट डाउन कर सकती है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कराऊंगा। उसको आज़ाद करते नहीं हो आप। प्रिजाइडिंग पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट्स आने का इतना सा छोटा सा तरीका कि जी पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट 1 मिनट में आ जाए, इसमें हम फंसे हुए हैं, इसमें फंसे हुए हैं। फिर तो मैं समझूंगा कि हुकूमत खामखा इसलिए जिद कर रही है कि ये होना नहीं है, फिर बाद में जाके पुराने सिस्टम पे आएंगे, फिर अपनी मर्जी जो भी जहां जितनी भी वहां जंगल का झगड़ा होगा, और फिर कहेंगे जी हो गए इलेक्शन, जीत गए हम। ठीक है, मैं निसार खोड़ो साहब आता हूं। अब निहाल हाशमी साहब ये फरमाइएगा कि आइनी तरमीम अगर करनी है फिर तो 2/3 अक्सरियत आपको चाहिए। अब अगर खाली ये बिल मंजूर करवाना है तो इस बिल के ज़रिए क्या ये जो फैसला साजी है ये मुमकिन हो पाएगी सादा अक्सरियत के साथ? देखिए नदीम साहब, जमहूर के माने ये होता है कि गवर्नमेंट नहीं होता जमहूर के माने। जमहूर के माने ये होता है कि गवर्नमेंट, अपोजिशन या जो पार्टियां इवन पार्लियामेंट में ना हो और जो स्टेक होल्डर्स की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में ना हो, उन सबको ऑन बोर्ड लिया जाता है। सारे मिलकर जमहूर बनते हैं। गवर्नमेंट जमहूर अपने आप को ना समझे, तो अगर आप जमहूर को माइनस करके गवर्नमेंट बुलडोज करना चाहती है, और बदनीयती इसमें बड़ा साफ, बहुत ही क्लियर और दो टोक नजर आ रहा है कि जैसा भी खोड़ो साहब ने कहा, जिनसे आरटीएस नहीं संभाला गया, जिनसे एफबीआर के जो नेट था उसमें हैक हो गया उसके सिस्टम में, तो वो पाकिस्तान में लाखों इलेक्ट्रॉनिक मशीन को संभालेंगे। तो बड़ा क्लियर है। फिर वो एक नई बात करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को जिस तरह से वोटिंग राइट देना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं वोटिंग राइट दिया जाए। वहां के लोग वहां के लोगों को मुंतखब करें, जहां के लोगों को नहीं। मैं नदीम साहब जिस शहर में बैठा हूं, मैं लारकाना में नहीं जानता कि खोड़ो साहब के हल्के में कौन कौन सा लोग हैं। खोड़ो साहब नहीं जानते कि नदीम हुसैन साहब के हल्के में कौन लोग हैं। सालों से जो लोग पाकिस्तान नहीं आए, वो पाकिस्तान के किसी हल्के में पेरिस से या ऑस्ट्रेलिया से या लंदन से या सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से बैठ करके वोट डालो, ये नामुमकिनात में से। दुनिया के ये अनोखा चीज है।
और जैसा भी कहा खोड़ो साहब ने, आपको याद होगा जॉर्ज बुश के जमाने में उसी का भाई था जैकब बुश जो गवर्नर था, एल गॉर के जमाने में जो कुछ किया, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया वो सारा है। मैं आता हूँ निहाल हाशमी साहब। हामिद खान साहब ये फरमाइएगा कि आईनी पोजीशन फिर इस पे क्या है? क्या हुकूमत ये समझती है कि सिंपल मेजॉरिटी से करवा के मामला जो है उनका हल हो जाएगा? देखिए, बात यह है कि ये ऐसा मामला है जिसमें सारी पार्टी का इंटरेस्ट होता है। इलेक्शन में तो सब ने हिस्सा लेना है, तो इसलिए अगर एक पार्टी बेशक मेजॉरिटी से भी ये फैसला कर ले, उसका रिजल्ट में और उसके वजह से दूसरी पार्टीज में बेचैनी होगी, इसलिए कंसेंसस इस काम में बहुत जरूरी है। दूसरा, ये जो ईवीएम की बात कर रहे हैं, इसमें पहले इसका लोकल बॉडीज के इलेक्शन में एक दफा एक्सपेरिमेंट एक लिमिटेड हद तक होना चाहिए, ताकि एक तो पता चले कि ये इनमें एक्यूरेसी कितनी है, दूसरा जो स्टाफ है इलेक्शन कमीशन का वो भी ट्रेन हो इसके सियासी है जो उसमें हिस्सा लेंगे, उनको एकदम नेशनल लेवल और लेके आना किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। तो एक तरह से किस तरह पहले लिया जाए एक छोटे लेवल पर। लेकिन हामिद खान साहब, मुझे वो जवाब चाहिए था कि आप ये समझते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी से ये मामला तय हो जाएगा? नहीं तय होगा मेरे नजदीक, उससे बेचैनी रहेगी, उससे दूसरी पार्टी नहीं मुतमईन होगी। पार्टी इलेक्शन में तो सब ने हिस्सा लेना है, अगर सारी पार्टी इस बात पे नहीं होती कि ये वो इससे मुतमईन है, तो इसका मतलब ये झगड़ा पड़ेगा इलेक्शन में, तो वो मुनासिब नहीं है। ठीक है, अब इसमें खोड़ो साहब मेरे पास आखिरी मिनट है, ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि अगर बिल मंजूर हो जाता है तो फिर तो ठीक है? क्या मंजूर हो जाता है? अगर ईवीएम के लिए और उसके लिए पार्लियामेंट से वो जॉइंट सेशन में करवा लेते हैं। देखिए, पार्लियामेंट से करवाने की बात इलेक्शन कमीशन का, हामिद खान साहब से पूछें कि इलेक्शन कमीशन कितनी बाअख्तियार है रिजल्ट को ट्रांसपेरेंट करने की। ये जो इलेक्शन का मेथड है वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है या हुकूमत की भी है? जरा इस पे सवाल कर लें तो सफाई शायद हो जाए कुछ। हामिद खान साहब। जी हाँ जी, मैं सुनो। ठीक है, इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है और उसका मुतमईन होना बहुत जरूरी है, और इस किस्म के कानून पास करने से पहले इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह ऑन बोर्ड करने की जरूरत है। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।